तो कल जहां तक बाबू पढ़े थे हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे उपसह संयोजन यौगिक। अब लास्ट उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है, पूरा चैप्टर का सारा चीज खत्म हो गया है, लेकिन कुछ इंटरनल क्वेश्चन पूछता है। जैसे अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों? ये क्वेश्चन पूछा है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों? तो देखो अमोनिया का फार्मूला होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है बाबू? NH3। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक गो N है, 3 गो H है। अमोनिया का फार्मूला NH3, एक गो N और 3 गो H साइड में। अमोनिया के नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर दिखा देंगे, यही है अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, NH3 को ऐसे दिखाते हैं। तो देखो अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये बहुत ही सरलता से सहसंयोजी आबंध बना लेता है, इसलिए अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। आंसर देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, किसके पास? नाइट्रोजन के पास। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत ही सरलता से सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसलिए अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। कोई दिक्कत? अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यह सहसंयोजी आबंध आसानी से बनाता है, इसलिए यह एक अच्छा लिगेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है क्यों? देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एगो NH3 का बात हो रहा है, एगो NF3 का बात हो रहा है, दो चीज है, एगो NH3 एगो NF3। तो एगो N H 3 गो, एगो N H 3 गो, इस पर एगो लोन पेयर होता है, एगो लोन पेयर दिखा देंगे। बोलो, एगो N F 3 गो, F 3 गो दिखा देंगे। अच्छा, इसका ये भी संरचना सही है, लेकिन इसका ओरिजिनल संरचना खींचते हैं, कैसे होता है देखो। एगो N ओरिजिनल में देखो कैसे होता है, N H H H और एगो लोन पेयर। ठीक है, यहां देखो एगो नाइट्रोजन F 3 गो, F ऐसे होता है और एगो लोन पेयर। ठीक है, तो NH3 और NF3 का बात हो रहा है, दोनों का संरचना बना दिए। बस एक चीज और समझिए, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो बाबू ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। उससे कम ऑक्सीजन है, उससे कम नाइट्रोजन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई तत्व आया, तो इस डाटा के बाहर कोई तत्व आया तो इससे कम विद्युत ऋणात्मक होगा, लेकिन अगर डाटा में आया तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब अधिक बेईमान होगा। तो सबसे बेईमान विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। उससे कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसके अलावा कोई तत्व आता है तो उससे कम बेईमान होगा, उससे ज्यादा बेईमान नहीं होगा। बेईमानी का मतलब कि वो खींचेगा, किसको खींचेगा? तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे बेईमान आदमी पैसा खींचता है, वैसे बेईमान परमाणु क्या खींचता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो बताइए, ये NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों में बेईमान कौन है? तो देखो, तो डाटा में नाइट्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन इसके बाद आएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन इससे कम बेईमान है। तो बोलो बेईमान कौन होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो डाटा में है वो बेईमान होगा। तो नाइट्रोजन डाटा में है, ये बेईमान है, तो अपनी तरफ खींचेगा। इस हाइड्रोजन को भी नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, इस हाइड्रोजन को भी नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। और लोन पेयर का एक नियम होता है कि लोन पेयर अपने आप को ही खींचता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन बेईमान था? नाइट्रोजन, तो अपनी तरफ खींचा। इसमें भी कौन बेईमान है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचा।
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में कौन बेईमान है? नाइट्रोजन, डाटा में देख सकते हो, इसलिए नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचा। लोन पेयर का एक रूल होता है कि लोन पेयर अपने ही तरफ खींचता है। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, ये दोनों डाटा में है, नाइट्रोजन भी है फ्लोरीन भी है, तो दोनों डाटा में है, तो कौन ज्यादा बेईमान होगा? फ्लोरीन की नाइट्रोजन? तो फ्लोरीन ज्यादा बेईमान होगा क्योंकि पहले है, तो फ्लोरीन बेईमान है तो अपनी तरफ खींचेगा, ये भी फ्लोरीन बेईमान है अपनी तरफ खींचेगा, ये भी फ्लोरीन बेईमान है अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन लोन पेयर का रूल होता है कि ऊपर है तो वो अपनी तरफ ऊपर ही खींचेगा, कोई दिक्कत? दोनों में ध्यान से देखना, जिधर ये लोन पेयर जा रहा है उधर ये सब जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, लोन पेयर जिधर जा रहा है उसके उल्टा दिशा में सब जा रहा है, तो वही चीज लिखा गया है। NH3 में लोन पेयर का द्विध्रुव, NH3 में लोन पेयर का द्विध्रुव 3 NH आबंधों के दिशा में होता है, तो सही है। NH3 में लोन पेयर का द्विध्रुव 3 NH आबंधों के दिशा में होता है, सबका दिशा वही है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। NF3 में लोन पेयर का द्विध्रुव, NF3 में लोन पेयर का द्विध्रुव कहाँ है? ऊपर, तो NH3 में NF3 में लोन पेयर का द्विध्रुव 3 NF आबंधों के विपरीत दिशा में होता है, सही है। NF3 में लोन पेयर का द्विध्रुव 3 NF आबंधों के विपरीत दिशा में होता है, ये तीनों नीचे है तो ये कहाँ है? ऊपर है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। जैसे सिंपल भाषा में अगर समझना है तो मान लो जिधर तुम साइकिल चला रहे हो, जिस दिशा में, तुम्हारा 3 गो फ्रेंड गया साइकिलवा को उसी दिशा में धक्का लगा दिया तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। उसी तरह ये है, मान लो तुम लोन पेयर है, मतलब साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने वाला लोन पेयर है, जिधर जा रहा है 3 गो फ्रेंड आकर उधर धक्का लगा दिया तो इसका क्या? स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा मतलब द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? अधिक। और इसमें क्या है, तुम लोन पेयर है, साइकिल चला रहा है ऊपर, अब बकलोल 3 गो पकड़ कर तुमको खींच रहा है नीचे। मान लो तुम साइकिल चला रहे आगे और तुम्हारा 3 गो फ्रेंड कैरियर पकड़ कर खींच रहा है पीछे, तो तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? कम होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आया? कोई परेशानी? तो ये चैप्टर खत्म हुआ बाबू, अब आगे के चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। बाबू अभी अभी 9 नंबर चैप्टर खत्म हुआ है, अब सीधे 15 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्यों 15 नहीं 14, 14, 15, 16 पढ़ेंगे जितना दिन तक प्रैक्टिकल चलेगा, और उसके बाद केवल बचेगा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो थोड़ा आसान है, ठीक है। चलिए, जैसे बहुलक, बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। बहुत अधिक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बहुत छोटा छोटा अणु मिलकर बड़का अणु का निर्माण करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? बहुलक। जैसे मान लो दीवार, दीवार छोटा छोटा ईंट को मिलाकर बनता है, तो छोटा छोटा ईंट मिलाकर दीवार बना तो दीवार बड़ा हो गया तो क्या हो गया? बहुलक। लड्डू देखो, लड्डू बूंदी से बनता है, छोटा छोटा बूंदी मिलकर एक बड़ा लड्डू बना दिया तो वो क्या हो गया? बहुलक। तो बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक का अणु भार, जब बड़ा अणु है तो अणु भार अधिक ही होगा। बहुलक का अणु भार 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 यू के बीच होता है, इसलिए इसे बृहद अणु कहते हैं। बहुलक का अणु भार 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 यू के बीच होता है, इसलिए इसे बृहद अणु मतलब बड़ा अणु कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, पॉलीथीन। मार्केट में हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, पॉलीथीन में लेकर आते हैं, तो पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है? बहुलक। पॉलीस्टाइरीन भी क्या है? बहुलक। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है तो पॉलिस्टर का कपड़ा भी क्या है? बहुलक। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी पाइप मार्केट में मिलता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो बहुलक क्लियर हुआ बाबू। बहुत छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक का अणु भार 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 यू के बीच होता है, इसलिए इसे बृहद अणु भी कहते हैं। और पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, ये सब क्या है? बहुलक है। अब एकलक, छोटका छोटका से मिलकर बड़ा अणु बना था, तो वो छोटका छोटका क्या कहलाएगा? एकलक, मोनोमर। छोटा छोटा अणु बहुलक का निर्माण करता है, छोटा छोटा अणु बहुलक का निर्माण करता है, उस छोटे छोटे अणु को एकलक, मोनोमर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें पॉलीथीन है, पॉली हटा दो क्या बचा? इथीन। इसमें पॉलीस्टाइरीन है, पॉली हटा दो क्या बचा? स्टाइरीन। पॉलिस्टर है, पॉली हटा दो क्या बचा? एस्टर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली हटा दो क्या बचा? विनाइल क्लोराइड। ये सब क्या हो गया? एकलक। क्लियर है?
तो छोटे छोटे अणु से मिलकर बहुलक का निर्माण होता है, उस छोटे छोटे अणु को एकलक कहते हैं, और जो बड़का अणु होता है उसे बहुलक कहते हैं। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। बहुलकन या बहुलीकरण, बहुलकन या बहुलीकरण देखते हैं बाबू। बहुलकन या बहुलीकरण, देखिए एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं, या मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। ये कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे इथीन, इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। क्या है बाबू? इथीन है। इथीन पता नहीं है कि कितना है, तो आगे क्या लिख देंगे? N, लाखों करोड़ों की संख्या में है। इसका हम बहुलीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? बहुलीकरण कराते हैं। तो बहुलीकरण कराएंगे मतलब रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कैसे होगा ये समझ लो। इस चैप्टर का 80% रिएक्शन इसी तरह बनता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा बॉन्ड लेफ्ट में जाएगा, आधा बॉन्ड राइट में जाएगा। एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा बॉन्ड लेफ्ट, आधा बॉन्ड राइट। तो देखो लिखते हैं बाबू, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्वेश्चन है। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो आधा लेफ्ट में आधा राइट में। तो तुम कहोगे सर ये आधा कहाँ, ये तो पूरा है, तो इसको आधा करते हैं। देखो कोष्ठ घेरेंगे, कोष्ठ घेरेंगे आधा पर। देखो अब बोलो, बीच में डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटा तो आधा लेफ्ट आधा राइट। तो तुम कहोगे सर बाहर वाला कहाँ से आया? तो लाखों की संख्या में ना है, तो एक दूसरे से जुड़ेगा तो दूसरा जो आकर जुड़ेगा तो वो भी तो आधा बॉन्ड लेकर आएगा। तो बोलो बीच में डबल बॉन्ड था यहाँ पर, तो एक बॉन्ड टूटा, आधा लेफ्ट में गया आधा राइट में गया, कोई दिक्कत? आगे N था तो ये N कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसी को बोलते हैं पॉलीथीन। तो मार्केट में हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो पॉलीथीन में कोई सामान लेकर आते हैं, तो उस पॉलीथीन का फॉर्मूला होता है CH2 बॉन्ड CH2 का होल N, कोई दिक्कत? तो ये इथीन से क्या बना? पॉलीथीन। इथीन क्या है? एकलक। पॉलीथीन क्या है? बहुलक। ठीक है, एकलक मतलब मोनोमर, इथीन क्या है? मोनोमर है, और बहुलक मतलब पॉलीमर, पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है। तो देख लो बाबू, पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक है जो इथीन एकलक से बनता है। क्लियर है? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं बाबू। बहुलक का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है: प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब एक एक कर पढ़ते हैं। प्राकृतिक बहुलक, वह बहुलक जो पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे रबड़, स्टार्च, सेलुलोज। रबड़ का पेड़ पौधा होता है, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च जानवरों में पाया जाता है, सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो देखिए वह बहुलक जो पेड़ पौधों और जंतुओं में पाया जाता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे रबड़, स्टार्च, सेलुलोज। संश्लेषित बहुलक, कृत्रिम बहुलक, वह बहुलक जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वह बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का पेड़ पौधा तो होता नहीं है, प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री में, प्रयोगशाला में। नाइलॉन, पीवीसी पाइप जो मार्केट में आता है तो पेड़ पर उगता नहीं है, पीवीसी पाइप हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री में। तो क्या है? ये सब संश्लेषित बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है। किसी को कोई दिक्कत? तो वह बहुलक जो पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक, वह बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। आज का लास्ट टॉपिक यही पढ़ना है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध मतलब आधा, आधा संश्लेषित होगा मतलब आधा प्रयोगशाला में बनेगा, आधा प्राकृतिक है। तो देखो वह बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं लेकिन उसमें रसायन मिलाकर उसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है तो उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे रबड़, रबड़ का पेड़ होता है, उससे जो रबड़ निकलता है वो बहुत कम मजबूत, कम लचीला होता है। वो जो रबड़ निकलता है पेड़ से, उसको तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगा। लेकिन मार्केट से रबड़ तुम खरीद कर लाते हो, इतना छोटा रबड़ रहता है, खींच तान कर 10 गुना कर देते हो तब वो नहीं टूटता है। तो उसका कारण क्या है? कुछ उसमें मिलाया गया है। तो जानते हो क्या मिलाया जाता है? उस रबड़ को बोला जाता है वल्कनीकृत रबड़। जब रबड़ में सल्फर मिला देते हैं तो और अधिक मजबूत और अधिक लचीला हो जाता है, तो उस रबड़ को बोलते हैं वल्कनीकृत रबड़। कौन रबड़? वल्कनीकृत
रबड़ या गंधकीकृत रबड़, वल्कनीकृत रबड़ या गंधकीकृत रबड़। तो देखो रबड़ तो प्राकृतिक है, पेड़ पौधों से पाया जा रहा है, लेकिन वो कम लचीला कम मजबूत है, तो उसे और अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला देते हैं, जिसके कारण वो वल्कनीकृत रबड़ या गंधकीकृत रबड़ हो जाता है। जैसे तुम देखे हो कार, बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, जिसका भी चक्का बनता है वो सब रबड़ का बनता है, और वो रबड़ का चक्का जो बनता है वो बहुत अधिक मजबूत होता है। देखते हो ठंडी गर्मी बरसात कोनों पर उसका असर उतना नहीं होता है। साइकिल का इतना पतला चक्का है, उसके भी टायर पर जल्दी असर नहीं होता है ठंडी गर्मी बरसात का। इतना खराब रोड है तब वो जल्दी असर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत अधिक मजबूत है। क्यों? क्योंकि उस रबड़ में क्या मिलाया गया है? सल्फर। तो वो रबड़ नहीं है, कैसा रबड़ है वो? वल्कनीकृत रबड़ या गंधकीकृत रबड़। क्लियर है? वह रबड़ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिसमें रसायन मिलाकर और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल वल्कनीकृत रबड़ और रेयान। क्लियर है? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।